महात्मा बुद्ध की जातक कथाएं। जातक कथाएं यानी महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां। दोस्तों, हमें बुद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ से हमें ये कहानियां देखने को मिलती है। तो दोस्तों, नमो बुद्धाय बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस दो जातक कथाओं के वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ये दो कहानियाँ से क्या सीखते हैं। ये कहानियाँ बहुत अच्छी है दोस्तों, इनमें सीखने के लायक बहुत कुछ है, इसलिए इसे ध्यान से आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ और शीलवान गृहस्थ रहता था। उसकी 3 बेटियां थी और एक पत्नी। उसका एक छोटा सा परिवार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरने के बाद उस गृहस्थ का पुनर्जन्म हुआ। वह एक स्वर्ण हंस के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार में इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्तृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला आया। वहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रह रही थी। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा तो उसका मन खिन्न सा हो उठा, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह फटे पुराने कपड़े पहन रही थी। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उसने अपना एक पंख निकाला और वो दे दिया, और वो पंख था सोने का, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपना दारिद्र्य को कम कर सके। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख दिया करता था, ताकि वो अपना घर परिवार अच्छे से संभाल सके। बेटियां तो हंस की दानशीलता और से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी थी, लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों ना वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर बेटियों ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसका विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने जब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया तो वो नल प्रपंच के खेल से अभिभद्य वह हंस खुशी खुशी अपने पत्नी के पास चला गया। उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बुला रही थी और वो उसके पास दौड़ते दौड़ते बहुत खुशी से वो उसके पास चला गया। मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने तो बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ उसके सारे पंख का एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने डब्बे में फेंक दिया। फिर जब वह उस सोने के पंख को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण ही पंख लगे, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर
साधारण हंस के समान हो जाते थे। दोस्तों, बेटियां जब लौट आई घर में तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सनसना लथपथ देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा कर उसने कुछ दिनों में ही उस हंस को स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये कहानी से आप क्या सीखते हो? दोस्तों, ये कहानी लोक पर आधारित है। दोस्तों, आदमी को ज़्यादा लालच नहीं करना है, ज़्यादा लोभी मत नहीं बनना है। अगर आप ज़्यादा लालच करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। दोस्तों, लालच एक बुरी बला है। लालच करने से जो अपने पास होता है वो भी चला जाता है। इसलिए लालच को छोड़ दो दोस्तों, लालच मत करो। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो दो हंसों की है। दोस्तों, मानसरोवर का नाम आपने सुना ही होगा। मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी थमासन सरोवर के नाम से भी विश्वविख्यात था। और इसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफ़ेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उसके कलक सुंदर नर्तियों की मधुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हें सफ़ेद हंस के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क था तो बस इतना ही कि एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम था सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देखो देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उसके विषय में सुना तो उसके मन में भी हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षित जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौंदर्यिक, सौगंधिक, तमसर और कलह विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदरता प्रजातियों भी वहां बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीय पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और 2 महीने तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततः वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व ही फिर मानस सरोवर को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने
अपने सभी साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर तैयार हो उठे। हंसों के राजा धृतराष्ट्र और उनके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। धृतराष्ट्र ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है। अपनी अभंगिमाओं को प्रस्तुत जो भी है उनके भावों के ठीक विपरीत होता है। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जीत के आगे झुकना ही पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस सरोवर के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली तो उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन धृतराष्ट्र जब सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानव के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्धान हो गए। रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हम शक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उस हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से उसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और वो प्राणातिपाता से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस नहीं थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निसंदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अंततः तत्काल से निषाद के कंधे पर सवार होकर वो राजा के पास चले गए। निषाद के कंधे पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पहुँचे तो समस्त दरबारीगण चकित रह गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर दिया और उसे पुरस्कृत भी किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राज दरबार में सुनाता था। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस सरोवर वापस लौट गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो
आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आप जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।